26/11 के मुंबई हमले, एक ऐसी तारीख जो देश के जहन में आज भी ताज़ा है। उस सदमे के बाद एक सवाल उठा, एक बहुत बड़ा सवाल। क्या टेक्नोलॉजी, क्या तकनीक भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोक सकती है? और इसी सवाल के जवाब में बना एक बहुत ही शक्तिशाली सिस्टम। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई समाधान अपनी समस्या से भी ज्यादा खतरनाक बन जाए? आज हम भारत के सबसे एम्बिशियस और उतने ही कंट्रोवर्शियल खुफिया प्रोजेक्ट नेटग्रिड की कहानी को समझें। यही वो सवाल था जिसने नेटग्रिड की नींव रखी। सोचकर देखिए, एक ऐसा सिस्टम जो सभी खुफिया एजेंसियों के बीच की दीवारों को गिरा दे, जो बिखरे हुए डेटा को पलक झपकते ही जोड़कर एक पूरी तस्वीर बना दे। ये आइडिया सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। सवाल यही था कि अगर हमलों से पहले हमारे पास ये ताकत होती, तो क्या वो 160 से ज्यादा जानें बचाई जा सकती थीं? तो चलिए देखते हैं आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे 26/11 की उस छाया से, जहां से नेटग्रिड का आइडिया पैदा हुआ। फिर हम समझेंगे कि नेटग्रिड असल में है क्या और इसे कैसे एक समाधान के तौर पर देखा गया। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये सिर्फ एक कल्पना से निकलकर आज की एक जबरदस्त हकीकत बन चुका है। और फिर हम इसके नए खतरों, जवाबदेही की कमी और आखिर में उस सबसे बड़े सवाल पर आएंगे, क्या ये हमारी सुरक्षा है या हम सब पर शक करने वाला एक विशाल ढांचा? तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और नेटग्रिड की कहानी शुरू होती है 26/11 हमलों से पैदा हुए राष्ट्रीय सदमे और गुस्से से। उस वक्त पूरा देश जवाब मांग रहा था। जब हमलों के बाद जांच हुई तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई कि ये एक मेजर इंटेलिजेंस फेलियर था। जो साजिश करता था डेविड हेडली, उसने अपने पीछे ढेरों डिजिटल सुराग छोड़े थे। वीज़ा, होटल बुकिंग्स, ट्रैवल डिटेल्स। मतलब प्रॉब्लम डेटा की कमी नहीं थी, प्रॉब्लम थी डेटा का बिखरा होना। वो अलग अलग एजेंसियों के कंप्यूटरों में बंद पड़ा था और कोई भी उन डॉट्स को, उन बिंदुओं को समय पर नहीं जोड़ सका। और बस इसी नाकामी ने एक सेंट्रलाइज्ड इंटेलिजेंस डेटाबेस की मांग को हवा दी। और इसी मांग के जवाब में नेटग्रिड को एक तरह से जादुई टेक्नोलॉजी के समाधान की तरह पेश किया गया। एक ऐसा सिस्टम जो इंटेलिजेंस की दुनिया की हर खाई को पाटने का वादा करता था। तो आखिर ये नेटग्रिड है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए एक तरह का सुपर गूगल है। ये खुद कोई डेटा स्टोर नहीं करता, बल्कि एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये 11 सेंट्रल एजेंसियों को ये ताकत देता है कि वो बैंकिंग, टेलीकॉम, इमिग्रेशन जैसे 21 अलग अलग सरकारी डेटाबेस से जानकारी तुरंत खींच सकें। और इसका जो स्केल है वो सच में चौंकाने वाला है। ये सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि 21 अलग अलग तरह के डेटाबेस को खंगाल सकता है। जरा सोचिए, सिर्फ एक क्लिक पर किसी एजेंसी को आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, बैंक ट्रांजैक्शंस, फोन रिकॉर्ड्स और प्रॉपर्टी की सारी जानकारी मिल सकती है। इसका दायरा हमारी डिजिटल जिंदगी के लगभग हर पहलू को छूता। कई सालों तक तो ऐसा लगता था कि नेटग्रिड बस कागजों पर ही रह जाएगा। इसे वेपरवेयर कहा जाने लगा, मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका ऐलान तो हो गया पर जो कभी हकीकत नहीं बनेगा। लेकिन जब सब इसे भूल चुके थे, तब पर्दे के पीछे ये चुपचाप एक बहुत बड़ी हकीकत बनता जा रहा था। अतीत और आज में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ एक तरफ इसे एक फेल प्रोजेक्ट माना जाता था और कहाँ आज ये हर महीने 45,000 रिक्वेस्ट प्रोसेस कर रहा है। और ये सिर्फ सेंट्रल एजेंसीज तक ही सीमित नहीं रहा, अब तो राज्यों की पुलिस भी इसका इस्तेमाल कर रही है। मतलब नेटग्रिड अब एक राष्ट्रीय हकीकत बन चुका है। लेकिन नेटग्रिड का ये जो एक्सपेंशन है, ये 2008 की टेक्नोलॉजी पर नहीं हो रहा है। ये हो रहा है आज के एआई और मशीन लर्निंग के ज़माने में, जहां बड़े पैमाने पर डेटा को एनालाइज करने की क्षमता कई गुना बढ़ चुकी है। और यहीं से असली खतरे शुरू होते हैं। 119 करोड़ 1.19 बिलियन, ये आंकड़ा है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर का। और अब ये नेटग्रिड से जुड़ा है। ये एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा गेम चेंजर है। अब ये सिस्टम सिर्फ संदिग्ध लोगों को ट्रैक करने के लिए नहीं रहा, अब इसमें हर भारतीय नागरिक की एक 360 डिग्री प्रोफाइल बनाने की क्षमता है। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसके कोर में है एक एनालिटिकल इंजन जिसका नाम है गांडीव। इसका काम एक जासूस की तरह है। ये अलग अलग डेटाबेस से जानकारी के बिखरे हुए टुकड़ों को पहेली के अलग अलग टुकड़ों की तरह उठाता है और फिर उन्हें जोड़कर एक पूरी तस्वीर बना देता है। ये सिर्फ डेटा नहीं खोजता, ये आपकी प्रोफाइल बनाता है। और यहीं पर एल्गोरिदम का एक बहुत बड़ा खतरा सामने आता है, जिसे सोर्स का ये कोट बहुत साफ दिखाता है। देखिए, एल्गोरिदम कोई जादू नहीं होते, वो उसी डेटा से सीखते हैं जो हम उन्हें देते हैं। और अगर हमारे डेटा में ही कोई सामाजिक भेदभाव या पूर्वाग्रह हैं, तो टेक्नोलॉजी उसे कम नहीं करेगी बल्कि और बढ़ा देगी।
मतलब एक गलत पहचान किसी के लिए शायद सिर्फ एक छोटी सी असुविधा हो, लेकिन किसी और के लिए ये एक भयानक अग्नि परीक्षा बन सकती है। इतनी जबरदस्त पावर के साथ एक और बहुत बड़ी दिक्कत जुड़ी हुई है, और वो है जवाबदेही की कमी। मतलब इस पर नजर कौन रखेगा, कौन सवाल पूछेगा? नेटग्रिड एक तरह के कानूनी वैक्यूम या कहिए खालीपन में काम करता है, जो वाकई चिंता की बात है। अब जरा इस निगरानी की कमी को समझिए। पहला, इसे बनाने के लिए संसद में कोई कानून पास नहीं हुआ। इसे बस एक सरकारी आदेश से बना दिया गया, मतलब कोई पब्लिक डिबेट नहीं, कोई चर्चा नहीं। दूसरा, इसके काम की निगरानी के लिए कोई बाहरी इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के राइट टू प्राइवेसी वाले ऐतिहासिक फैसले के बावजूद इस सिस्टम की कानूनी वैधता को कभी भी अदालत में ठीक से परखा नहीं गया। और ये सब हमें लाकर खड़ा करता है एक आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर। क्या नेटग्रिड असल में हमारी सुरक्षा का कवच है, या फिर ये हमें डिजिटल तानाशाही की तरफ ले जाने वाला एक कदम है? यह एक पल रुककर सोचने की जरूरत है। क्या ज्यादा डेटा का मतलब हमेशा ज्यादा सुरक्षा होता है? सोर्स एक बहुत जरूरी बात की तरफ इशारा करता है। इंटेलिजेंस फेलियर अक्सर डेटा की कमी की वजह से नहीं, बल्कि संस्थागत कमजोरियों की वजह से होते हैं। 2611 में भी डेटा था, पर उस पर काम करने की इच्छा शक्ति और सही व्यवस्था में कमी थी। सिर्फ और ज्यादा डेटा इकट्ठा करना इन असली समस्याओं को नहीं सुलझाता। और ये सवाल सिर्फ थ्योरी का नहीं है। जरा सोचिए, अगर नेटग्रिड जैसा शक्तिशाली टूल हमारे पास है, तो फिर भी इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहे हैं? ये सवाल सीधा सीधा इस सोच को चुनौती देता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही आतंकवाद का रामबाण इलाज हो सकती है। तो हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। 2611 के दर्द से जो समाधान निकला था, वो आज खुद एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। क्या ये हमारी सुरक्षा के लिए चुकाई गई एक जरूरी कीमत है, या फिर ये एक ऐसा शक का ढांचा है जहां हर नागरिक को शक की नज़र से देखा जाता है? इस सवाल का जवाब सिर्फ हमारी प्राइवेसी ही नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र का भविष्य भी तय करेगा। इस पर सोचना जरूरी है।